नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पटना के गांधी मैदान में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। ममता बनर्जी समेत 9 राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। विपक्षी एकता मजबूत करने की कवायद। 7वें वेतन आयोग ने वित्त मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। मूल वेतन में 16 और पेंशन में 24% इजाफे की सिफारिश। सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पड़ेगा बोझ। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और चीन बनाएंगे मंत्री स्तरीय समिति। बीजिंग में चीन के प्रधानमंत्री से मिले राजनाथ सिंह। चीनी सेना की घुसपैठ पर जताई चिंता। अमेरिका में सीरिया इराक के शरणार्थियों का बढ़ा विरोध। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने विरोध में बिल किया पारित। राष्ट्रपति ओबामा ने दी वीटो की चेतावनी। नेपाल को जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक रूट खोलने को तैयार भारत। नेपाल को जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक रूट खोलने को तैयार भारत। हवाई मार्ग से दवाइयों की आपूर्ति का प्रस्ताव। तेल आपूर्ति के लिए चीन और नेपाल में आज समझौता। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन सरकार आज शपथ लेगी। पटना के गांधी मैदान में होने वाले समारोह में केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ 9 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा गैर एनडीए दलों के कई शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को विपक्षी एकता मजबूत करने की कवायद माना जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की तैयारियां आखिरी दौर में है। नीतीश रिकॉर्ड 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पटना पहुंच चुकी हैं। हमें नीतीश जी, लालू जी को और बिहार का जनता को जो आशीर्वाद, शुभकामना, दुआ मिला है, मेरे को इनविटेशन मिला है, मैंने आई हुए है उपस्थित रहने के लिए। शपथ ग्रहण के बहाने जेडीयू विपक्षी एकता का संदेश देने की भी कोशिश कर रही है। यह शपथ ग्रहण एक देश में जो आज स्थिति, राजनीतिक स्थिति है, इतने नेताओं का जुटना एक अच्छा संदेश दे जाएगा, क्योंकि देश की हालत गंभीर होती जा रही है। नीतीश के साथ आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के कई नेता भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रियों के नामों की घोषणा अभी नहीं हुई है। माना जा रहा है कि आरजेडी की ओर से कोई उप मुख्यमंत्री भी होगा। आशा और भरोसा के साथ महागठबंधन सरकार को बिहार की जनता ने सत्तासीन करने का काम किया है। उनकी आशा और भरोसा को पूरा करना ही प्राथमिकता होगी। उधर गुरुवार को दिल्ली में बिहार के निर्वाचित कांग्रेस विधायकों ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। हम 7 निश्चय को लेकर के सरकार में जाने का जिस बात को लेकर राहुल जी ऑलरेडी कैंपेन में जा चुके हैं, जनता के बीच कमिट कर चुके हैं, उन सब बातों को लेकर के हम सरकार में जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर प्राथमिकता रहेगी, गुड गवर्नेंस हमारी प्राथमिकता रहेगी। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस महागठबंधन को 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 178 सीटें मिली है। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, जिसके 80 विधायक हैं। इसके बाद जेडीयू के 71 और कांग्रेस के 27 विधायक हैं। वहीं बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के महज 58 विधायक जीत कर आए हैं। शिशिर चौबे, राज्यसभा टीवी, पटना। और पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता शिशिर चौबे ने। पटना का ये गांधी मैदान, जो कि कई राजनीतिक गतिविधियों और रैलियों का गवाह रह चुका है, वो एक बार फिर से सज कर तैयार हो रहा है। इसी पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और ये नीतीश कुमार का 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। पहली बार नीतीश कुमार इसी गांधी मैदान में 24 नवंबर 2005 को 27 मंत्रियों के साथ शपथ लिए थे। पहली बार ऐसा मौका होगा जब नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण समारोह में अपने पुराने साथी, जो 20 साल तक उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे, लालू यादव के साथ इस मंच पर आएंगे और लालू यादव के दोनों बेटे भी होंगे। सबसे अहम बात यह होगी कि इस मंच पर पहली बार गैर बीजेपी के लोग मौजूद होंगे। इस मंच पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर तमाम और अन्य राज्यों के 9 मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। आपको दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि ये वो मंच है जहां पे कई अति विशिष्ट लोग, जो कि अन्य राज्यों में मंत्री हैं या फिर केंद्र में बड़ी वक्त वजूद रखते हैं, अपनी राजनीतिक हस्ती रखते हैं,
वो इस मंच पर मौजूद होंगे। और इस पूरे गांधी मैदान को अगर हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से तो काफी ढंग से सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। तो 13 वॉच टावर सभी प्रवेश गेटों पर बनाए गए हैं। साथ ही 11 सेक्टरों में पूरे कार्यक्रम स्थल को बांटा गया है। 2 मंचों पर ये पूरा समारोह होगा। और सबसे अहम बात ये भी है कि यहाँ पर 40 सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है जो ऊपर से सारी गतिविधियों पर नजर रखेगा। इस कैमरामैन अकबर के साथ सुशील चौबे, राज्यसभा टीवी, पटना। संवाददाता शिशिर चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे पटना से उनका रुख करेंगे। शिशिर, ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज शपथ ग्रहण समारोह, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की पहली गठबंधन सरकार बिहार में। अब तक जो जानकारी मिल पा रही है, क्या पता लग रहा है, स्वरूप कैसा होने वाला है गठबंधन का? जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से जो गठबंधन ने स्वरूप तैयार किया है उसमें 12 मंत्री जदयू के कोटे से और राजद के कोटे से 12 मंत्री होंगे, जबकि कांग्रेस के कोटे से 4 मंत्री होंगे। और इनमें खास तौर से अगर संभावित जो नाम है जिनका लगभग माना जा रहा है कि मंत्री बनना तय है, उनमें विजेंद्र यादव है जो कि जेडीयू से है, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात है, जबकि तेज प्रताप यादव लालू के दूसरे बेटे इनका भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। साथ ही ललन सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कपिल देव कामत, मदन सैनी, रामविचार राय, चंद्रिका राय, आलोक मेहता, अनिता देवी, शिवचंद्र राम, अशोक चौधरी, मदन मोहन झा, अवधेश सिंह, अब्दुल जलील मस्तान, ये जो नाम कांग्रेस के 4 नाम है जिनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के अध्यक्ष ने सूची भी जो है नीतीश कुमार को सौंप दी है जो गवर्नर हाउस जाना है। और गवर्नर हाउस से अब पत्रों का जो विवरण है वो भी तैयार करके और उसको बांटने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। और कुछ ही देर में जो संभावित जिनका नामों का जिक्र किया जा रहा है उनके यहाँ पर जो राजभवन से पत्र जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो मंत्रिमंडल का स्वरूप जल्दी हमारे सामने होगा। 2 बजे के आसपास नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और जाहिर तौर पर इसे एक बड़ा मौका भी माना जा रहा है राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का भी। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में। 7वें वेतन आयोग ने कल अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसमें मूल वेतन में 14.27%, जबकि भत्तों में 63% इजाफे की सिफारिश की गई है। पेंशन में 24% बढ़ोतरी की भी सिफारिश है और सालाना इंक्रीमेंट में व्यवस्था भी की गई है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होनी है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा तोहफा दिया गया है। जस्टिस ए.के. माथुर की अध्यक्षता वाले आयोग ने वेतन भत्ते और पेंशन में 23.55% की बढ़ोतरी करने की सिफारिश की है। इसमें सैनिकों की तर्ज पर असैन्य कर्मचारियों के लिए भी समान रैंक, समान पेंशन की व्यवस्था लागू करने की बात है। We have abolished the grade pay and pay band also. So, and the total increase in the basic pay will be 14.27. The speculation of 15 was little off the mark. इन सिफारिशों को अगर जस का तस लागू किया गया तो केंद्रीय नौकरियों में न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपए और अधिकतम 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक सिफारिशें लागू करने से सरकारी खजाने पर 1,02,000 करोड़ रुपए का सालाना बोझ आएगा। The government of India had constituted the 7th pay commission. The original period was up to 27th of August 2015. The time has been extended in order to enable the pay commission to have further consultations. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होनी है और इनसे 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन भोगियों को फायदा पहुंचेगा। केंद्र सरकार हर 10 साल बाद अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन करती है, जिसे बाद में आमतौर पर राज्य भी अपना लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने दूसरे रास्तों से नेपाल को जरूरी चीजों की आपूर्ति का प्रस्ताव रखा है। भारत हवाई मार्ग से दवाइयां भेजने को भी तैयार है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कल इसका ऐलान किया। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि भारत की तरफ से कोई नाकेबंदी नहीं की गई है। नेपाल की समस्या राजनीतिक है और उसे नेपाल को ही सुलझाना होगा। भारत और नेपाल के बीच व्यापार के लिए 10 बॉर्डर प्वाइंट हैं। इनमें से 7 पर आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं है। कल शाम तक करीब 6,000 ट्रक नेपाल जाने का इंतजार कर रहे थे। इनमें से 4700 ट्रक रक्सौल पर खड़े थे। इस बीच आज बीजिंग में चीन और नेपाल के बीच तेल आपूर्ति पर समझौता होने वाला है। नेपाल का एक प्रतिनिधिमंडल चीन के दौरे पर भी है।
blockade by India whatsoever. In fact, I think this question should really be put to the government of Nepal and not to the government of India. The issues facing Nepal, as you know, are political in nature. They are internal to Nepal, and the Nepalese leadership has to resolve them through dialogue with the agitating parties. भारत और चीन ने आतंकवाद से निपटने के लिए मंत्री स्तरीय समिति बनाने का फैसला किया है। पहली बार बन रहे इस तंत्र की अगुवाई दोनों देशों के गृह मंत्री करेंगे। समिति आतंकवाद, सुरक्षा, साइबर अपराध और सीमा पार से होने वाले मुद्दों पर सहयोग बढ़ाएगी। बीजिंग दौरे पर गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग और गृह मंत्री ली गुओ से मुलाकात की। अगले साल चीन के गृह मंत्री ली गुओ भारत की यात्रा करेंगे। इसमें मंत्री स्तरीय समिति से जुड़ा समझौता होगा और दोनों देशों के बीच ये व्यवस्था काम करने लगेगी। समिति की बैठक हर साल होगी। राजनाथ सिंह ने भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना की घुसपैठ पर चिंता जताई और सीमा प्रबंधन मजबूत करने पर जोर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कल आयोजित कार्यक्रम में निशाने पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक नीतियों पर सरकार को दिशाहीन बताया। वहीं पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से बीजेपी नेताओं की तरफ से लगाए गए आरोपों की जांच कराने की चुनौती दी। मोदी जी, आपकी सरकार है, आपके पास एजेंसियां हैं, अब ले इन एजेंसियों को मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और 6 महीने के अंदर अगर आपको कुछ मिले मुझे बंद करो। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर कुछ इस तरह बरसे। एक तरफ आरएसएस के लोग, दूसरे तरफ सुन्नी के लोग लड़ाई कराते, दंगा कराते, हिंदुस्तानियों को मरवाते हैं और बीच में कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं से सामाजिक सहिष्णुता बचाने के लिए आगे आने को कहा। You must fight to preserve the secular fabric of our nation, and we must never forget that India will not really progress if the weakest and most deprived do not progress. इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी शकील अहमद के जरिए, मणिशंकर अय्यर के जरिए, सलमान खुर्शीद के जरिए देश के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करा रहे हैं। यह पहला मौका था जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुद पर और परिवार पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आए। इससे पहले कांग्रेस आर्थिक नीति, धार्मिक असहनशीलता समेत दूसरे कई मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरती आई है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतर न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम से पीछे हटने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम में बेहतरी से जुड़े मसले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले कल केंद्र सरकार ने सिस्टम में प्रक्रियागत सुधार पर मसौदा ज्ञापन तैयार करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्चतर न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम जारी रहेगा। सभी पक्षों की राय सुनने के बाद इसमें सुधार से जुड़े मामले में शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कॉलेजियम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का मसौदा बनाने से इनकार कर दिया। सजेशन आया कि भाई कोई भी चीज अगर एमओपी गवर्नमेंट देती है और सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में रेफर करती है तो वो जुडिशियल जजमेंट का पार्ट बन जाता है। तो कई जगह से ये ऐसा सजेशन आया कि नहीं, इसको अलग रखा जाए, जो भी किया जाए वो कॉलेजियम अपना सिस्टम अपने आप ही इवोल्व करे ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे इंटरफेरेंस ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कॉलेजियम सिस्टम में सुधार पर मिले सुझावों के आधार पर मेमोरेंडम बनाने को कहा था। विधि मंत्रालय को 3500 से ज्यादा सुझाव मिले थे।
कोर्ट ने 4 पैरामीटर्स बताए थे जिसमें सारी सजेशन दी जा सकती थी। सबसे पहले कोर्ट ने जो सजेशन के लिए 4 पैरामीटर दिए थे, एक तो था ट्रांसपेरेंसी, दूसरा था एलिजिबिलिटी, तीसरा था सेक्रेटेरिएट और चौथा था ऑब्जेक्शन। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करते हुए बीते साल राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम कानून संसद से पारित कराया था, लेकिन बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कॉलेजियम सिस्टम को बेहतर करने के लिए देश की जनता से सुझाव मांगे थे। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने के केंद्र सरकार के इनकार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि आने वाले वक्त में देश में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और नियमावली क्या होगी। उम्मीद है कि जल्द ही यह नियमावली सामने आएगी और खाली पड़े तमाम पदों को भर दिया जाएगा, जिसके बाद न्याय का पहिया तेज गति से चलेगा और तमाम भारतीय लोगों को सुलभ और शीघ्र न्याय मिल पाएगा। कैमरामैन शिवम के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। खबरें जा रही हैं, बने रहिए हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सौ रंगों से सजी सारंगी, सेमिया घराने की शान और उस्ताद साबरी खान की आंखों का तारा, उस्ताद कमाल साबरी। सारंगी एक हिंदुस्तान का एक ऐसा साज है जो हमेशा रहा है, नाम से जाहिर हो रहा है कि सौरंगों से निकला है, तो इसमें हर साज के साथ और हर तरह की मौके में सारंगी खप जाती है। मिलिए शख्सियत में उस्ताद कमाल साबरी से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बीती रात उसे तिहाड़ जेल ले जाया गया। जाली पासपोर्ट मामले में राजन की 14 दिन की हिरासत कल खत्म हो रही थी। पीटीआई के मुताबिक सीबीआई ने राजन के खिलाफ सभी 71 मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है। 27 साल से पुलिस से बच रहे राजन को 25 अक्टूबर को इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे भारत भेज दिया गया था। इसके बाद से राजन सीबीआई की हिरासत में था। पश्चिम बंगाल के पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्रा को बीती रात 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मदन मित्रा शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी हैं। कल दिन में सीबीआई की याचिका पर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी। मित्रा को सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया था। इस साल 31 अक्टूबर को निचली अदालत ने उन्हें जमानत दी थी। सीबीआई ने इसका विरोध किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें घर में नजरबंद करने का आदेश दिया था। मदन मित्रा ने बुधवार को परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। मुंबई के चर्चित शीना बोरा हत्या मामले में सीबीआई ने कल स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इससे पहले कल पुलिस ने पीटर की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और उनके ड्राइवर श्यामवर राय के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। इंद्राणी मुखर्जी पर उनकी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप है। सीबीआई की 1000 पेज की चार्जशीट में 150 गवाहों के बयान, 200 दस्तावेज और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज 7 बयान हैं। 24 साल की शीना बोरा 2012 में गायब हो गई थी और फिर रायगढ़ जिले में एक लाश मिली थी। अब फॉरेंसिक जांच के बाद पुष्टि हो गई है कि वो शव शीना बोरा का ही था। तमिलनाडु में भारी बारिश से अब तक 111 लोग जान गंवा चुके हैं। मुख्यमंत्री जयललिता ने बयान जारी करके इसकी जानकारी दी। जयललिता ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत करके राज्य के हालात की जानकारी दी। राज्य सरकार 1 हफ्ते के भीतर केंद्रीय मदद की मांग से जुड़ा ज्ञापन सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने राजनाथ सिंह से हालात के आकलन के लिए केंद्र की तरफ से एक दल भेजने की भी मांग की है। गृहमंत्री ने ज्ञापन मिलने के बाद टीम भेजने का भरोसा दिया है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी जताया। उत्तर पूर्व मानसून से 1 हफ्ते तक हुई भारी बारिश चेन्नई समेत कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बारिश से राहत मिलने के बाद सबसे बड़ी समस्या डूबे इलाकों से पानी निकालने में आ रही है। चेन्नई के अलावा तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और कडलोर में सबसे ज्यादा असर है। 2 दिन की राहत के बाद आज भी चेन्नई, तांबरम और कुंद्राथुर के इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में पश्चिमी घाट से लगे इलाकों में बारिश हो सकती है।
दिल्ली में कल साइबर अपराध की रोकथाम के लिए एक सम्मेलन हुआ। इसमें साइबर कानून को मजबूत करने पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि साइबर वर्ल्ड में आपराधिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। पुलिस के लिए इसे रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। जानकारों का मानना है कि साइबर अपराध अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए इसका राष्ट्रीय हल ढूंढना मुश्किल है। If you look at the number of cases that have been registered for violation of the cyber law, it is very, very minimal. As a matter of fact, it is not even 1% of the total number of cases that are registered under the Indian Penal Code or, for that matter, any other penal law. ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते के बाद बांग्लादेश से लोग बसने के लिए भारत आने लगे हैं। पहला ऐसा जत्था चंद्रबंध से पश्चिम बंगाल के पूर्वी कूच बिहार पहुंचा। भारतीय अधिकारियों ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा के साथ 2 साल का राशन निःशुल्क मिलेगा। समझौते के तहत दोनों देशों ने करीब 200 गलियारों का आदान प्रदान किया है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारित करना था। 63 erstwhile enclave dwellers have travelled to India and are accommodated in temporary relief camps organized by government of West Bengal. The movement of people who have opted to move to India will be completed in 9 batches up to the 30th of November 2015. सीरिया और इराक के शरणार्थियों को अमेरिका में बसाने की कोशिशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को झटका लगा है। अमेरिकी कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इस बारे में आए प्रस्ताव के विरोध में बिल को पारित किया है। रिपब्लिकन के बहुमत वाले सदन ने ओबामा की नीतियों की आलोचना की है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रिपब्लिकन्स के इस विधेयक को वीटो करने का फैसला किया है। बिल में सीरिया और इराक के शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश से पहले उन पर निगरानी बढ़ाने की बात कही गई है। व्हाइट हाउस का कहना है कि विधेयक से गैर जरूरी और अव्यावहारिक जरूरतें पैदा होंगी, जिससे संकट में घिरे शरणार्थियों को नुकसान पहुंचेगा। विधेयक से शरणार्थियों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए FBI जांच की आवश्यकता होगी। अमेरिका ने अब तक 187 सीरियाई लोगों को अपने यहां प्रवेश दिया है। ओबामा अगले 1 साल में 10,000 लोगों को देश में बसाना चाहते हैं। बिल को अभी सीनेट में पारित होने की दरकार है। पेरिस हमले का मास्टरमाइंड अब्देल हामिद अब्बाउद के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। इस बीच फ्रांस की संसद ने देश में आपातकाल 3 महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। फ्रांस सरकार ने देश में रासायनिक और जैविक हथियारों से हमले की आशंका जताई है। आईएस के कमर तोड़ने के लिए फ्रांस ने सीरिया के साथ साथ इराक के कुछ इलाकों में भी बमबारी की है। उधर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बयान के बाद रूस और अमेरिका के बीच तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने देश को आतंकी खतरे से एक बार फिर आगाह किया। प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स ने कहा कि आतंकी संगठन देश पर रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला कर सकते हैं। फ्रांस में इमरजेंसी को 3 महीने तक बढ़ाने के लिए संसद में चर्चा के दौरान उन्होंने ये बात कही। Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires, les façons de frapper, de tuer évoluent sans cesse. L'imagination macabre des donneurs d'ordre est sans limite. मैनुअल वॉल्स ने यूरोपीय देशों से सुरक्षा के लिए एयरलाइन के यात्रियों से सूचनाएं साझा करने की भी बात कही। वहीं पेरिस हमलों के मास्टरमाइंड अब्दुल हमीद अबाउद के मारे जाने की पुष्टि कर दी गई है। पेरिस हादसे के शिकार लोगों की याद अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है। They do not represent any Islam. They are the heart of evil. They are no Muslim. They are enemies of Islam. इधर फिलीपींस की राजधानी मनीला में चल रहे एपेक सम्मेलन में पेरिस आतंकी हमले का मुद्दा छाया रहा। सम्मेलन में शामिल होने मनीला पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि सीरिया में गृह युद्ध खत्म करने के लिए बशर अल असद को पद से हटाना ही होगा। The bottom line is, I do not foresee a situation in which we can end the civil war in Syria while Assad remains in power. And by the way, that's not a matter of my decision making. इधर सीरिया में आईएस ठिकानों को निशाना बनाकर फ्रांस, रूस और गठबंधन सेनाओं की बमबारी जारी है। रूस और गठबंधन सेना के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान भी हो रहा है। आईएस से लड़ने के लिए फ्रांस ने सबसे बड़े वॉरशिप शार्ल द गॉल को उतारा है।
शार्ल द गॉल फ्रांस की नौसेना के सबसे आधुनिक जहाजों में से है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार सस्ती दरों में जमीन लेने वाले निजी अस्पतालों की मनमानी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना शुरू कर चुकी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मरीजों का इलाज करने से इनकार करने पर इनसे जुर्माना वसूलने और लैंड डीड खारिज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। राजधानी दिल्ली में बड़े निजी अस्पताल में गरीब लोग घुस भी नहीं पाते और सरकारी अस्पतालों में धक्के खाते रह जाते हैं, लेकिन निजी अस्पताल इनके इलाज के नाम पर सरकार से सस्ती जमीन और दूसरी सहूलियतें हासिल करते हैं। गरीबी रेखा का जिसके पास कार्ड हो उसी का करते हैं, जिसका यूपी स्टेट का दिल्ली स्टेट में नहीं लेते, इसलिए गरीबों का इलाज नहीं कर पाते हो। सस्ती दरों पर राज्य सरकार से जमीन लेने के बावजूद स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट, शांति मुकुंद अस्पताल, साकेत स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, धर्मशिला कैंसर अस्पताल, पुष्पवती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मरीजों का इलाज नहीं करते। दिल्ली सरकार ने इन 5 अस्पतालों पर 200 करोड़ रुपए से भी अधिक का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा मूलचंद खैरातीराम अस्पताल, सेंट स्टीफेंस, सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, रॉकलैंड हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट और डॉक्टर बीएल कपूर जैसे बड़े अस्पताल भी गरीबों का इलाज करने से इनकार करते हैं, जिसमें से राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल की लैंड डीड खारिज करने के लिए दिल्ली सरकार ने डीडीए से सिफारिश की है, जिसका मामला फिलहाल कोर्ट में है। हॉस्पिटल्स की मनमानी जितनी थी चल चुकी है। देखिएगा, उन्होंने सस्ते प्राइस पर इवन फ्री में जमीन ली है, या तो जमीन का पेमेंट कर देते हैं। जब जमीन फ्री में ले लिया, दिल्ली के अंदर तो जितने की बिल्डिंग है उससे ज्यादा तो जमीन की कीमत है। अब उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर के हिसाब से इलाज तो देना ही पड़ेगा, उसके अंदर कोई रियायत नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सभी निजी अस्पताल जिन्हें राज्य सरकार से सस्ती दरों पर जमीन मिली है, उनको ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% बेड और ओपीडी में 25% सुविधाएं मुफ्त देनी होंगी। जहाँ तक रिकवरी की बात है, ये भी हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था, 2002 में भी किया था, फिर 2007 में उसको रिपीट किया था कि जिन लोगों ने पीछे ये ट्रीटमेंट नहीं दिए हैं और उससे जो है अनड्यू इनकम उन्होंने करी है, वो पैसा उनसे रिकवर किया जाए। साथ ही हाईकोर्ट की ओर से मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है, जो उन निजी अस्पतालों पर नजर रखेगी जो गरीब लोगों के इलाज करने से इनकार करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 में 53 ऐसे मामले आए जहां अस्पतालों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि डॉक्टर और अस्पताल मरीजों की जाति, धर्म या हैसियत देखे बिना उनका इलाज करते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के मामले में अब ये बात बेईमानी सी लगती है, क्योंकि गरीबों के इलाज के लिए यहाँ संवेदना भी खत्म होती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पटना के गांधी मैदान में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। ममता बनर्जी समेत 9 राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। विपक्षी एकता मजबूत करने की खबर। 7वें वेतन आयोग ने वित्त मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। मूल वेतन में 16 और पेंशन में 24% इजाफे की सिफारिश। सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पड़ेगा बोझ। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और चीन बनाएंगे मंत्री स्तरीय समिति। बीजिंग में चीन के प्रधानमंत्री से मिले राजनाथ सिंह। चीनी सेना की घुसपैठ पर जताई चिंता। अमेरिका में सीरिया, इराक के शरणार्थियों का बढ़ा विरोध। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने विरोध में बिल किया पारित। राष्ट्रपति ओबामा ने दी वीटो की चेतावनी। और नेपाल को जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक रूट खोलने को तैयार भारत। हवाई मार्ग से दवाइयों की आपूर्ति का प्रस्ताव। तेल आपूर्ति के लिए चीन और नेपाल में आज समझौता।